जब मैं नई नई बहू बनकर ससुराल आई तो दूसरी बहुओं की तरह मेरे मन में भी सास नाम के व्यक्तित्व के प्रति भय व शंका सी थी। सहेलियों व रिश्तेदारों की चर्चा में हर कहीं सास की हिटलरी तानाशाही का उल्लेख रहता। जब पति के घर गई तो मालूम हुआ कि मेरे पति कुछ ही दिनों बाद विदेश चले जाएंगे। नया घर, नए लोग, नया वातावरण और एकदम नया रिश्ता। मुझे तो सोचकर ही घबराहट हो रही थी। कुछ दिनों का साथ निभाकर मेरे पति नरेन को दूर देश रवाना होना था। इसी क्षण मुझे सासू माँ का पहला रंग स्पष्ट रूप से ज्ञात हुआ। आवश्यक रीत रिवाज व पार्टी वगैरह के बाद सासू माँ ने ऐलान किया कि आज से 2 माह के लिए बहू ऊषा और नरेन दोनों उस संस्था के मकान में रहने चले जाएंगे जहां नरेन काम करते हैं। नरेन द्वारा आनाकानी करने पर वे दृढ़ शब्दों में बोली, ऊषा को समय देना तुम्हारा पहला कर्तव्य है। आखिर तुम्हारी अनुपस्थिति में वह तुम्हारी यादें लेकर ही तो यहाँ शांति से रह पाएगी। विदेश यात्रा के 2 दिन पूर्व हम लोग सासू माँ के पास आए। 26 साल तक जो बेटा उनके तन मन का अंश बनकर रहा, उस जिगर के टुकड़े को एक अनजान लड़की को किस सहजता से उन्होंने सौंप दिया, यह सोचकर मैं अभिभूत हो उठी। नरेन को विदा कर हम लोग जब लौटे तो मेरी आंखों के आंसू अंदर ही अंदर उफन रहे थे। सोच रही थी फूट फूट कर रो लूं, पर इतने नए लोगों के बीच यह अत्यंत मुश्किल था। रास्ते के पेड़ पौधों को यों ही मैं देख रही थी। अचानक मैंने सासू माँ का हाथ अपने कंधे पर महसूस किया। सासू माँ के स्पर्श ने मेरी भावनाओं के सारे बंधन तोड़ दिए। मैंने अपना सिर उनकी गोद में रख दिया और आंसुओं को बह जाने दिया। अब मुझे कोई भय, कोई संकोच, कोई दुविधा नहीं थी। सासू माँ की ममता के रंग ने मुझे आश्वस्त कर दिया था कि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ मेरी माँ है। सासू माँ का दूसरा रंग मैंने छोटे देवर की शादी में देखा। बारात विदा होने से पहले लक्ष्मी पूजन का कार्यक्रम था। वधू पक्ष द्वारा लिया गया सजा सजाया हॉल, साजो सामान सब उन्होंने नकार दिया और अपनी ओर से पूरा खर्च कर लक्ष्मी पूजन संपन्न किया। उनके अंदर के हठ का रंग मुझे करीब 10 वर्ष बाद देखने को मिला। ससुर जी ने मकान बनाने के लिए जो योजना बनाई थी, वह सिवाय सासू माँ के सबको पसंद थी। ससुर जी 4 शयन कक्षों और 1 हॉल वाला 2 मंजिला मकान बनवाना चाहते थे। नीचे 2-2 शयन कक्ष और रसोई घर वाले 2 फ्लैट और ऊपर 2 शयन कक्ष के साथ एक बड़ा हॉल रसोई समेत बनवाया जाए। नीचे बगीचे और गैरेज के लिए जगह रखी जाए। एक दिन ससुर जी कागजों का एक पुलिंदा लाए और बोले, लो बसंती, तुम्हारी इच्छानुसार मकान का नक्शा बनवा कर लाया हूँ। अब उठकर मेरे साथ कुछ खा पी लो। सासू माँ के चेहरे पर विजय की एक स्निग्ध रेखा उभर आई। इस घटना के बरसों बाद मुझे अपनी सासू माँ के सत्याग्रह का असली अर्थ समझ में आया। 4 हिस्से वाले इस घर में रहते हुए पूरे परिवार में जो सुख शांति और अपनत्व है, उसका श्रेय सासू माँ के उस सत्याग्रह व दूरदृष्टि को जाता है। सासू माँ के अंदर की ईर्ष्या का रंग तब अचानक ही उभर आता जब नानी सास हमसे मिलने आती, हमारे लिए तरह तरह के कीमती उपहार लाती, महंगी साड़ी सासू माँ को भेंट देती और पूरे समय अपने डॉक्टर बेटे की दौलत, व्यवसाय और प्रतिष्ठा का गुणगान करती। नानी माँ जितने दिन रहती, सासू माँ विचलित और अशांत रहती। किसी का भी दिल न दुखाने वाली सासू माँ का अपनी ही माँ से किया जाने वाला रूखा व्यवहार मेरी समझ से बाहर था। एक दिन हमेशा की तरह मामा पुराण शुरू हुआ था। अब बस भी करो अम्मा, सासू माँ ने रुखाई से कहा। कमाल है, नानी माँ अचकचा कर बोली, सगे भाई की दौलत, खुशी की तारीफ तुझसे सही नहीं जाती। देख रही हूँ तुझे तो कांटा ही चुभ रहा है। सासू माँ ने सीधे अपनी माँ की ओर तीव्र दृष्टि डाली और कड़े शब्दों में बोली, ऐसा क्यों है, यह तुम अच्छी तरह से जानती हो। इस घटना के बाद नानी माँ जब भी हमारे घर आती, मामा जी की दौलत और प्रतिष्ठा के बारे में अपना मुंह बंद ही रखती। काफी समय बाद सासू माँ के इस व्यवहार का असली कारण मुझे तब पता चला
जब मेरी बेटी सुरभि का मेडिकल में दाखिला होना था, उसी समय सुधीर मेरे बेटे को रीजनल कॉलेज में प्रवेश लेना था। सुरभि और सुधीर दोनों को बाहर छात्रावास में रखकर पढ़ाई का खर्च उठाना संभव नहीं था। लिहाजा हमने सुरभि को घर में रहकर एमएससी करने को कहा, लेकिन सासू माँ ने जब सुना तो बहुत नाराज हुईं। सुधीर के लिए सुरभि के भविष्य की बलि क्यों चढ़ा रही हो? सुधीर को स्थानीय कॉलेज में इंजीनियरिंग पढ़ने दो, सुरभि का खर्च मैं उठाऊंगी। आखिर मेरे जेवर किस काम आएंगे? मैं नहीं चाहती कि एक और बसंती को अपने स्वप्नों के टूटने का दुख भोगना पड़े। तब मैंने जाना कि डॉक्टर मामा की खातिर ही सासू माँ का डॉक्टर बनने का सपना अधूरा रह गया था। मेरे बेटे सुधीर की शादी के लिए 6 दिन ही शेष बचे थे। घर में नाच गाने की योजना थी, सहभोज और वीडियो शूटिंग का कार्यक्रम था। अचानक ससुर जी का पैर फिसला और पैर की हड्डी टूट गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। जाहिर है ऐसे में सासू माँ को ससुर जी की देखभाल के लिए अस्पताल में ही रहना था। ससुर जी की तबीयत संभलने के तीसरे दिन सासू माँ घर वापस आईं और सन्नाटा व उदास माहौल देखकर बोली, अरे उषा, यह शादी का घर है क्या? न कहीं रौनक, न कहीं उत्साह। 2 दिन के लिए मैं घर छोड़कर क्या गई, सब के सब एकदम सुस्त हो गए। वे नाराज होकर बोली। फिर नरेन से बोली, तेरे पिताजी की तबीयत अब ठीक है, आज तुम दोनों भाई उनके साथ रहना, मैं कल सुबह अस्पताल आऊंगी। घर में 2 बहुएं हैं, 2 लड़कियां हैं, पर शादी का घर तो एकदम भूत घर जैसा लग रहा है। मेरे पोते की शादी में ऐसी खामोशी क्यों भला? ऐसा खुशी का मौका क्या बार बार आता है? फिर क्या पूछना, उस रात ऐसी महफिल जमी कि आज तक भुलाए नहीं भूलती। देर रात तक संगीत समारोह की रौनक रही। सासू माँ खुद खूब नाची और हर एक को उठा उठाकर हाथ पकड़कर खूब नचाया। सुबह हुई तो स्नान करके वे अस्पताल के लिए चल दी। मैं उनकी ममता और स्नेह से अभिभूत थी। अपने दुख, अपनी चिंता, परेशानी को छिपाकर उन्होंने किस तरह मेरी खुशी को महत्व दिया था, उसे मैं कभी नहीं भूल पाती। उत्साह का वह रंग कभी कभार आज भी मन में उभर आता है। सासू माँ के व्यक्तित्व के 7 रंगों में एक रंग और था, और वह था अंधविश्वास का। घर में कोई भी समस्या हो, निवारण हेतु वे सबसे पहले गुरुजी के पास दौड़कर जाती। फिर मनौती, चढ़ावा, पूजा, हवन वगैरह का दौर शुरू हो जाता। एक बार छोटे देवर ट्रैकिंग पर गए हुए थे। प्रतिदिन वहां के समाचारों में बादल, वर्षा, तूफान का जिक्र रहता। जब वे निश्चित समय तक नहीं लौटे तो हम सभी चिंता से व्याकुल हो गए। सासू माँ ने तुरंत गुरुजी की सलाह ली और दूसरे दिन से अंधेरे में स्नान ध्यान कर गीले कपड़ों में मंदिर जाने लगी। अम्मा, इस तरह परेशानी पर परेशानी बढ़ाओगी क्या? अब तुम भी बीमार पड़कर रही सही कसर पूरी कर दो। एक दिन नरेन बरस पड़े। अम्मा जी ने शांत सहज उत्तर दिया, भोलेनाथ की कृपा से हरेंद्र जल्दी घर वापस आएगा, और रही बात मेरी, तो मुझे कुछ नहीं होगा। देखना, तेरा पोता गोद में खिलाने के बाद ही मरूंगी। वक्त बेवक्त नहाने, खाने और सोने से एक दिन जब सासू माँ मंदिर में ही मूर्छित हो गईं, तो उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। 15 दिन बाद देवर जी सकुशल लौटे। आते ही सासू माँ ने उन्हें गले लगा लिया और भाव विह्वल स्वर में बोली, मेरे भोलेनाथ की कृपा से तुम मौत के मुंह से लौटे हो। देवर जी अवाक उनकी तरफ देखते रहे और बोले, क्या कह रही हो अम्मा? मैं और मौत के मुंह में कुछ समझ नहीं आ रहा है। पूरी बात बताने पर वे उन पर बरस पड़े। अम्मा, जाने कैसे कैसे लोग तुम्हारे इस अंधविश्वास का फायदा उठाकर तुमसे पैसे ऐंठ लेते हैं। इस व्रत उपवास के चक्कर में तुमने अपना क्या हाल बना लिया है। मैं तो नहीं, पर तुम खुद ही अपने इन अंधविश्वासों के कारण मौत के मुंह में जा रही थी। देवर जी ने बताया कि उनका ट्रैकिंग कार्यक्रम अचानक स्थगित हो गया और उन्हें वहीं से ऑफिस के काम से मुंबई जाना पड़ा। इसकी जानकारी उन्होंने पत्र द्वारा घर भेज दी थी, पर संभवतया किसी कारण से पत्र नहीं मिला।
वह दिन और आज का दिन सासू माँ ने नजर उतारना, मनौती, चढ़ावा सब छोड़ दिया है। अपनी इतनी पुरानी मान्यता तो छोड़ पाना उनकी दृढ़ता का ही परिचायक था। सासू माँ में सही समय पर विरक्ति का रंग भी छलक उठा। मेरे बेटे के संपन्न ससुराल वाले अपनी बेटी को वे सब सुविधाएं देना चाहते थे जिनकी वह आदी थी, लेकिन सासू माँ की इच्छा अनुसार हमने कुछ भी लेने से इनकार कर दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया हमने महसूस किया कि उन सुख सुविधाओं के अभाव में बहू को यहाँ समझौता करना मुश्किल हो रहा है। हम दुविधा में थे, इधर बहू भी अशांत थी, लेकिन अम्मा जी समधियाने का सामान लेने में खुद को अपमानित महसूस करती थी। हमारी उलझन को समझकर एक दिन वे बोली, बहू अब सीढ़ी उतरना चढ़ना मुझसे होता नहीं, मेरे रहने के लिए नीचे ही इंतजाम कर दो, तुम लोग ऊपर के दोनों हिस्सों में चले जाओ। बुढ़ापे में मोह माया जरा कम कर लेने दो, अब मुझे घर की जवाबदारी से मुक्त करो, न सलाह मांगो न देखभाल का जिम्मा दो। तब से अब तक सासू माँ अपने आप में मगन हैं। उन्होंने अपने चारों तरफ विरक्ति की दीवार खड़ी कर ली है, पर उस विरक्ति में रूखापन नहीं है। वे आज भी उतनी ही ममतामयी और जागरूक हैं जितनी पहले थीं। आश्चर्य की बात तो यह है कि बहू का ज़्यादा से ज़्यादा समय अपनी दादी सास के साथ ही गुजरता है। वह अपनी दादी सास की सबसे ज़्यादा लाडली है। उसने भी महसूस कर लिया है कि अपने परिवार की सुख शांति के लिए ही दादी माँ खुद ही तटस्थ हो गई हैं। अपने अधिकारों को छोड़कर वे सबके कल्याण में लगी हुई हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही अन्य कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।